नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी थॉमस एरिक्सन की सराउंडेड बाय इडियट्स की, जहां हमने सीखा था कि लोग अलग अलग रंगों में क्यों बटे होते हैं। आज हम एक बिल्कुल अलग किस्म की किताब की तरफ बढ़ते हैं। आज की किताब फिक्शन है, लेकिन इसका असर किसी भी सेल्फ हेल्प किताब से कम नहीं। एपिसोड नंबर 6। मेरा नाम है खुशहाल और आप सुन रहे हैं ज्ञान का डोज। आज की किताब है मैट हैग की द मिडनाइट लाइब्रेरी। ये एक ब्रिटिश उपन्यास है जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर रहा और इसका मुख्य विषय है पछतावा, चुनाव और जिंदगी के मायने। मैट हैग खुद डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ चुके हैं और उनकी अपनी जिंदगी का अनुभव इस किताब में साफ झलकता है। इस किताब की कहानी एक मुश्किल दौर से शुरू होती है, जहां मुख्य किरदार आत्महत्या के करीब पहुंच जाती है। हमने इसे बेहद संवेदनशील तरीके से पेश किया है। कोई भी तकलीफ दे डिटेल शामिल नहीं की गई है। अगर आपको या आपके किसी करीबी को कभी ऐसे ख्यालों से जूझना पड़े तो कृपया किसी भरोसेमंद व्यक्ति से या हेल्पलाइन से बात करने में हिचकिचाइए मत। चैप्टर 1, नोरा की कहानी। कहानी की मुख्य किरदार है नोरा सीड, जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुकी है। उसकी नौकरी छूट जाती है, उसकी बिल्ली मर जाती है और उसे लगता है कि उसने अपनी हर संभावना बर्बाद कर दी है। निराशा में डूबकर वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करती है। चैप्टर 2, मिडनाइट लाइब्रेरी क्या है। मरने की बजाय नोरा खुद को एक रहस्यमय लाइब्रेरी में पाती है जो जिंदगी और मौत के बीच कहीं मौजूद है। यहाँ उसकी बचपन की लाइब्रेरियन मिसेस एल्म उसे बताती हैं कि लाइब्रेरी की हर किताब एक अलग जिंदगी है, वो जिंदगी जो नोरा जी सकती थी अगर उसने अलग फैसले लिए होते। चैप्टर 3, वो जिंदगियाँ जो नोरा कभी नहीं जी। लाइब्रेरी में हर किताब एक अलग मुमकिन जिंदगी है और नोरा एक एक करके इनमें कदम रखना शुरू करती है। सबसे पहले वो उस जिंदगी में जाती है जहां उसने स्विमिंग नहीं छोड़ी थी। इस जिंदगी में वो एक मशहूर ओलंपिक स्विमर है, मेडल जीत चुकी है और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जानी जाती है। उसका भाई जो उसका मैनेजर बन चुका है और दोनों की बॉन्डिंग गहरी है। लेकिन जब वो स्टेज पर अपनी कामयाबी की कहानी सुनाने जाती है तो उसे एहसास होता है कि मेडल्स के बावजूद उसके अंदर वही पुरानी उदासी अब भी मौजूद है। सफलता ने उसकी असली परेशानी को छुआ तक नहीं। फिर वो एक ऐसी जिंदगी में जाती है जहां उसने अपनी बैंड द लैब्रिन्थ्स छोड़ी ही नहीं थी। इस जिंदगी में वो एक रॉक स्टार है, दुनिया भर में शोहरत है, लेकिन यहाँ भी वो खालीपन और मानसिक थकान से जूझ रही होती है और अपने भाई से रिश्ता इस जिंदगी में टूटा हुआ पाती है। एक और जिंदगी में नोरा ने अपने पुराने मंगेतर डैन से शादी कर ली होती है और दोनों गांव में एक पब चलाते हैं, वही सपना जो डैन का हुआ करता था। शुरुआत में ये जिंदगी शांत और प्यारी लगती है, लेकिन जल्दी ही नोरा को पता चलता है कि डैन असल में एक बदतमीज और बेवफा पति निकलता है जो उसकी कोई कद्र नहीं करता। एक छोटी सी जिंदगी में वो देखती है कि अगर उसने अपनी बिल्ली वोल्ट्स को घर के अंदर ही रखा होता तो भी वो किसी और बीमारी से मर ही जाता, यानी उसका कोई कसूर नहीं था। जिस पछतावे को वो सालों से ढो रही थी वो बेबुनियाद था। एक लाइफ में नोरा अपनी दोस्त इजी के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुकी होती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उस दुनिया में इजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। और फिर आती है वो जिंदगी जो सबसे दिलचस्प है, ग्लेशियोलॉजिस्ट की जिंदगी। इस जिंदगी में नोरा आर्कटिक में क्लाइमेट रिसर्च कर रही होती है, बर्फ से ढके इलाकों में। यही उसकी मुलाकात ह्यूगो नाम के एक शख्स से होती है जो नोरा जैसा ही एक स्लाइडर निकलता है, यानी वो भी अपनी अलग अलग लिविंग वर्जन्स के बीच सफ़र करता रहता है। ह्यूगो के साथ बातचीत से नोरा को एहसास होता है कि ऐसी अनगिनत मुमकिन लाइफ्स सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि हर इंसान के साथ हैं। चैप्टर 4, परफेक्ट जिंदगी का भ्रम। हर नई जिंदगी आजमाने के बाद नोरा को एक ही सबक बार बार मिलता है। कामयाबी दुख को ख़त्म नहीं करती, सिर्फ उसका रूप बदल देती है। ओलंपिक मेडल जीतने पर भी डिप्रेशन वही रहता है।
मशहूर बनने पर भी अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि जिस जिंदगी में उसने अपने पिता को गर्व महसूस कराया, वहाँ भी उसने अपनी माँ को आखिरी वक्त में मिलने का मौका खो दिया। एक और गहरी झलक उसे तब मिलती है जब वो अपनी सबसे परफेक्ट लगने वाली जिंदगी में जाती है, जहाँ वो अपने पड़ोसी ऐश से शादी करके एक प्यारी बेटी मॉली के साथ रह रही होती है। ये जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल मुकम्मल लगती है, लेकिन जब वो अपने पुराने शहर लौटती है तो पाती है कि उसकी गैर मौजूदगी का असर वहाँ भी पड़ा है। जिस बुजुर्ग पड़ोसी की वो मदद करती थी उसे केयर होम भेजना पड़ा। जिस म्यूजिक शॉप में वो काम करती थी वो बंद हो चुकी है, और जिस बच्चे लियो को वो पियानो सिखाती थी वो गलत संगत में पड़ गया है। यही नोरा को सबसे बड़ी सीख मिलती है। कोई भी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। हर जिंदगी में कुछ मिलता है तो कुछ छूट भी जाता है, और जिसे वो अपनी असली अधूरी जिंदगी समझती थी उसका भी अपनी जगह एक मतलब और एक असर था जो उसे तब तक नहीं दिखा जब तक उसने उसे दूर से देखा नहीं। चैप्टर 5 रूट लाइफ की तलाश। लाइब्रेरियन मिसेस एल्म नोरा को समझाती है कि इन सारी किताबों की जड़ एक खास किताब में है जिसे वो रूट लाइफ कहती है, यानी वो असली मूल जिंदगी जहाँ से बाकी सारी संभावनाएं शाखाओं की तरह फूटती हैं। हर बार जब नोरा किसी जिंदगी को छोड़कर वापस लाइब्रेरी में लौटती है तो उसे अपनी जड़ों की, अपनी असली शुरुआत की थोड़ी और समझ आती है। ह्यूगो से हुई बातचीत नोरा को एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई कोई एक सही जिंदगी होती है, या हर जिंदगी सिर्फ एक अलग अनुभव है, ना बेहतर ना बुरा, बस अलग। धीरे धीरे नोरा अपनी जड़ों की तरफ, अपनी असली शुरुआत की तरफ खिंचने लगती है। चैप्टर 6 लाइब्रेरी का टूटना। जैसे जैसे नोरा अपनी असली रूट लाइफ को वापस चुनने की चाहत रखने लगती है, मिडनाइट लाइब्रेरी अस्थिर होने लगती है। किताबें अपनी जगह से हिलने लगती है, लाइट्स झिलमिलाने लगती है, और आखिरकार पूरी लाइब्रेरी में आग लगने लगती है। मिसेस एल्म बताती है कि ये टूटन इसलिए हो रही है क्योंकि नोरा की असली जिंदगी में उसका वक्त खत्म हो रहा है। अगर उसने फैसला नहीं लिया तो हमेशा के लिए दोनों तरफ से हाथ धो बैठेगी। भागते भागते, गिरती किताबों और बिखरती आग के बीच नोरा अपनी रूट लाइफ वाली किताब को ढूंढ निकालती है। किताब के पन्ने खाली होते हैं। वो कांपते हाथों से उस पर लिखती है, मैं जिंदा हूँ। इसी लम्हे लाइब्रेरी पूरी तरह गायब हो जाती है। चैप्टर 7 वापसी और नया नजरिया। नोरा की आंख खुलती है अपनी असली जिंदगी में, बेहद तकलीफ में, उलझन में और बीमार हालत में। किसी तरह खुद को घसीटते हुए वो अपने पड़ोसी मिस्टर बनर्जी के दरवाजे तक पहुंचती है और मदद मांगती है। अस्पताल में होश आने पर उसे एहसास होता है कि वो जिंदा है, और इस बार वो वाकई जिंदा रहना चाहती है। वो अपनी पुरानी उदास सोशल मीडिया पोस्ट को हटाकर एक नई उम्मीद से भरी पोस्ट लिखती है। उसका भाई जो उससे मिलने आता है, दोनों के बीच सालों पुरानी गलतफहमियां दूर होती है। उसकी दोस्त इजी भी दोबारा उससे जुड़ने की कोशिश करती है। नोरा को समझ आता है कि उसकी असली जिंदगी में भी उतने ही अनमोल रिश्ते, उतनी ही उम्मीदें और उतनी ही मुमकिन खूबसूरती है जितनी उसने बाकी सारी जिंदगियों में ढूंढी थी, बस उसे कभी उस नज़रिए से देखा ही नहीं गया था। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। द मिडनाइट लाइब्रेरी हमें सिखाती है कि पछतावे में जीना खुद को सज़ा देने जैसा है। हर फैसले के पीछे कोई ना कोई रास्ता खुला होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी असली ज़िंदगी बेकार है। असली मायने तब बनते हैं जब हम अपनी मौजूदा ज़िंदगी को स्वीकार करना और उसमें नई उम्मीद ढूंढना सीखते हैं। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। इस हफ्ते एक कागज़ पर वो 3 फैसले लिखिए जिन पर आपको सबसे ज़्यादा पछतावा होता है। फिर हर एक के सामने लिखिए कि आज अभी इसी वक्त आप उस पछतावे को कम करने के लिए क्या एक छोटा कदम उठा सकते हैं। पछतावे को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज का दिन आपके हाथ में है। उम्मीद है आज का ज्ञान का डोज आपको पसंद आया। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, जल्दी ही वापस मिलेंगे।